रहमान रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतहाई खूबसूरत और ज़रख़ेज़ इलाका, लेकिन कुदरती वसाइल से भरा हुआ है, माला माल है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हम उन वसाइल को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। आजकल हमारा मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस का सामना भी कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात करने जा रहे हैं और रीन्यूएबल सोर्सेज के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी लोगों के लिए बहुत एक नई टर्म है। ग्रीन एनर्जी एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए से हम अपने एनर्जी क्राइसिस को काबू कर सकते हैं। विंड एनर्जी का किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना होगा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और काम के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन उस तरीके से इनके ऊपर अमली इकदाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब जिस तरीके से देखा जाए कि हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना है, तो हमें इन सोर्सेज की तरफ भी जाना पड़ेगा। जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, हमें सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और दीगर ओहदेदार भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है और क्या क्या हमें इकदामात करने चाहिए और इन प्रोजेक्ट्स की क्या अहमियत है और ये कौन कौन से सोर्सेज हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन सोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान वसाइल से भरा हुआ एक इलाका और वहाँ पर ये कुदरती वसाइल जो हैं खुद से मौजूद हैं, तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, इसी पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो जनाब मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर माहौलियात हैं और माहिर सियाहत हैं। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूँगा कि ग्रीन एनर्जी अवामुन नास के लिए एक बड़ी नई टर्म है। जहाँ उन्हें विंड पावर का नहीं पता, जहाँ उन्हें हाइड्रो पावर का नहीं पता, जहाँ उनके लिए अब सोलर एनर्जी की बातें हो रही हैं, तो वहाँ ग्रीन एनर्जी का नाम लेना भी लोगों के लिए इतना आम फहम नहीं है। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ग्रीन एनर्जी होती क्या है और इसे किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आज हम ग्रीन एनर्जी पे बात कर रहे हैं और ये शायद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक बिल्कुल नई टर्म हो और ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो ये एक बिल्कुल नई टर्म आ गई है ग्रीन एनर्जी। और इससे पहले असल में हम लोग ऑल्टरनेट एनर्जी की बात कर रहे होते, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे होते थे, जिसमें विंड, सोलर, जैसे अब हाइडल आपने बताया। ग्रीन एनर्जी का अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों के अंदर बयान करने की कोशिश करें तो ये वो एनर्जी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जिससे कोई इमिशंस पैदा नहीं होते और माहौल की आलूदगी में कोई उसरा इजाफा नहीं होता, बल्कि जो माहौल जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके एज इट इज़ वापस माहौल के अंदर हम डाल देते हैं। जैसे सोलर एनर्जी की आप बात कर रहे थे, सूरज की शुआओं से जो तवानाई हम हासिल करते हैं सोलर पैनल्स के ज़रिए से। अब आप देखें कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क में किस कदर धूप रहती है। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की ही बात कर लें तो अभी चंद रोज़ पहले कितनी तेज़ धूप थी और हमेशा एक वाफर मिकदार में धूप हमें मुयस्सर रहती है। अब अगर हम सोलर पैनल लगा दें तो उससे कतन आपके माहौल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सूरज की रोशनी से लेकर उसको तवानाई में कन्वर्ट करने के लिए पैनल्स मौजूद हैं। अगर इसी तरह से अगर हम हाइड्रो पावर को लेते हैं, पानी आता है और उससे जो बिजली पैदा करने वाली मशीन जो उस सोर्स के ऊपर लगाई जाती है उसको वो मूव करते हैं और यूं एक बिजली पैदा होती है और वो आपको सप्लाई हो जाती है और बाकी पानी एज इट इज़ जो है वो आगे चला जाता है और उसमें कोई आलूदगी पैदा नहीं होती। तीसरी किस्म जो आपने विंड की बात की है, हवा से जो विंड मिल्स चलाई जाती हैं वहाँ से भी बिजली पैदा होती है और हवा आपको पता है जिस तरीके से चलती है और उसमें भी कोई हवा में कोई आलूदगी इस हवाले से पैदा नहीं होती। तो लिहाजा ये जो सोर्सेज हैं इनको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं। ये तीनों किस्में जो हैं आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर
जैसे हमने अभी धूप की बात की, पहले तो उस तरह से सूरत हाल नहीं होती थी। ज़्यादा सर्द इलाके कहलाते थे और धूप वगैरह भी कम। लेकिन अब जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और तो धूप जो है वो वाफर मिकदार में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद है। तो इसका एक मुस्बत इस्तेमाल हम हर जगह कर सकते हैं। और हाइडल पावर के लिए अगर छोटी छोटी मशीनें दरिया के किनारे या जो तेज बहाव वाले चश्मे हैं उनके हम थोड़े थोड़े फासले के ऊपर लगा दें तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो पैदा हो सकती है और नजदीकी देहात जो हैं उनको पहुंचाई जा सकती है। और विंड जो है गिलगित बल्तिस्तान में बास कॉरिडोर्स ऐसे हैं, चाहे वो छोटे कॉरिडोर्स हैं, वहां पे हवा बहुत तेज चलती है। जहां पर दो वैलीज का कर्व बनता है वहां पे हमने देखा है और जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं तो उन्होंने भी इसको कि वहां पे अगर कुछ विंड मिल्स लगा दी जाएं तो हवा से भी, तो यूं तीन तरह की एनर्जी हम हासिल कर लेंगे और हमें वापडा के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ेगा। और आपने देखा कि वापडा तो एक वही कन्वेंशनल तरीका है उनका कि बड़े डैम बनाएं, वहां पे बड़े बड़े बिजली घर लगाएं, वहां से जो हैवी ट्रांसमिशन है मेगावाट्स में वो कन्वर्ट हो दूसरे इलाकों में, वहां पे फिर ग्रिड स्टेशन से दूसरे इलाकों, और लाइन लॉसेस हमारे 35 to 40% हो गए हुए हैं। और ये एक सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के दौर के अंदर हमें मेगा प्रोजेक्ट्स जो एनर्जी के हैं या आईपीपीस को जो हम इतने करोड़ों डॉलर्स देते हैं हर साल, और जो प्राइवेट पावर प्लांट्स लग चुके हैं और उनको हम बहुत सारा पैसे देते हैं और यूं बहुत सारा ज़र मुबादला हमारा जो है वो दूसरे मुल्कों को चला जाता है सिर्फ बिजली की पैदावार के मद में, और फिर भी हमारी बिजली पूरी नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में हमें हर इलाके के अंदर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। जहां पे हवा चलती है बहुत ज्यादा, वहां पर ज्यादा बड़े इलाके के अंदर हम विंड मिल्स लगा सकते हैं। इसी तरह हाइड्रो पावर, जो स्मॉल हाइड्रो पावर हम प्लांट्स वहां पे लगा सकते हैं जो एक दो देहातों को दे। अच्छा मुनीर साहब आपने ग्रीन एनर्जी के हवाले से सारी बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको इसका स्कोप क्या नज़र आता है, क्योंकि वहाँ एक फार फ्लंग एरिया है और हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से यही हीले बहाने होते हैं, जी हमारे पास तो ये इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे, हमारे पास तो इस तरह के माहौल दोस्त जो तमाम इक्विपमेंट्स लाने की कोशिश करते हैं वो हम आवाम तक नहीं पहुँचा रहे। और जैसे अभी सोलर एनर्जी की भी यहाँ पर बातें हो रही हैं और फिर कहा जा रहा है कि सोलर पैनल्स आप ख़रीदें, और कभी कहा जाता है कि हम कभी खुद प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही। हाँ, अच्छा ऐसा उसमें बात यह है कि जो पहले मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बात की तीनों तरह की जो ग्रीन एनर्जी है उसके हवाले से, मैंने यही आपसे अर्ज किया कि बहुत वहां पर इम्कानात मौजूद हैं। और एक और बात जो बहुत ज्यादा है कि इम्कानात बेतहाशा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब ये देखना है कि उसको हम कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर हम हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ देखते रहेंगे और उनसे कहेंगे कि वो कोई स्टेप ले, तो आपको पता है कि हमारे जैसे मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, और फिर उनकी जो गवर्नेंस मैकेनिज्म्स जो हैं वो जो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर ही आपका बड़ा कमजोर है तो आपके आगे इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म या गवर्नेंस की जो एफिशिएंसी है उसको हम कहां पे देखते हैं। और फिर तीसरी जो बड़ी कमी हमारे गवर्नमेंट के अंदर होती है और इन इदारों के अंदर, वो रिसोर्सेज का फुकदान है। आमतौर पर कहा जाता है कि भाई सरकार की नौकरी कर लो और आराम से आपको तनख्वाह भी मिलेगी कुछ ना करने की, और उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हुकूमत के इदारे चलते हैं। अब जो दुनिया भर में जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है ग्रीन एनर्जी के हवाले से, वो स्मॉल यूनिट्स का है।
अब ये जैसे हमारे यहाँ सोलर पैनल्स जो हैं वो 4-5 किस्मों के मिल रहे हैं। मतलब अगर बहुत बड़े और आला नस्ल के भी हैं, अगर आपने 10 मंजिल प्लाजे को देनी है तो उस हिसाब से भी हैं। लेकिन मैंने चंद महीने पहले की बात है, लाइक मार्च, समवेयर इन मार्च, मैंने ग्रीन एनर्जी के हवाले से बात करते हुए, और वो फिर मुख्तलिफ प्रिंट मीडिया के अंदर भी बात आई थी कि हुकूमत को एक तजवीज़ मैंने दी थी कि आप इतना जो लोन दे रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जाहिर है उसकी अप्रूवल देता है कि भाई इतना, और सारे बैंक्स जो हैं ये घर बनाने के ऊपर, मगर जो पहले से मौजूद घर हैं उनको बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, आप और घर बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है घर बनाना, लेकिन अगर उनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही हैं तो फिर क्या फायदा है। अगर उसी पैसे को डाइवर्ट किया जाए 5% के ऊपर या 6% के ऊपर या कम के ऊपर, अगर हमारे जो बैंक्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक को कहे कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि हर घर को लोन दिया जाए उसकी जरूरत के मुताबिक सोलर पैनल्स लगाने के लिए। अब उससे ये होगा, अब अगर मुझे आप कहें मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी को कि कई लाख रुपए सोलर पैनल्स के ऊपर लगा दे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मुनीर साहब मुझे यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं तो आप अपनी तजवीज़ यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात का सिलसिला जोड़ेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस, और जहां ये कहा जाता है कि सियाहत को हमने फ़रोग़ देना है, लेकिन वहां पर भी उस इलाके में भी एनर्जी नहीं है और बिजली नहीं है, तो किस तरीके से आप सियाहत को फ़रोग़ दे सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात हो रही थी, ब्रेक से पहले मुनीर साहब हमारे साथ, हमारे माहौलियात और सियाहत मौजूद हैं। वो अपनी तजवीज़ के हवाले से बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों को सहूलत फराहम करनी है ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए। तो मुनीर साहब वहीं से आप कैरी कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान कोई एक ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इजाजत से जितने भी बैंक्स हैं वो हर घर को सोलर पैनल लगाने की लिए जैसे किस्तों पे गाड़ियां मिलती हैं, किस्तों पर आपको घर मिलते हैं, या और इसी तरह की कंज्यूमर आइटम्स आपको मिलते हैं, तो क्यों ना सोलर पैनल, जैसे मैं कह रहा था कि मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी को अगर चंद लाख रुपए सोलर पैनल्स के ऊपर लगाने पड़ जाएं तो वो अब मुश्किल हो जाएगा। इवन बाज बड़े जो घरों वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि यार एकदम इतने पैसे, घर तो हमने चलो जैसे तैसे बना लिया था, अब सोलर पैनल्स को एकदम लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। आज जैसे आजकल की हमारी इकोनॉमी है और इंडिविजुअल इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उसमें किस्तों पर अगर चीजें आ जाएं और कोई बैंक जो है जिस तरह गाड़ी किसी वेंडर को वो एकदम 10-20 लाख 40 लाख रुपए दे देते हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें कोई 10% 15% हाउस होल्ड से ले लिया जाए और बाकी उसकी किस्तें कर दी जाएं, और वो आसान एक साथ हों, लाइक 3-4% के ऊपर या 5% के ऊपर, नॉट मोर देन 5%, और हर घर को लाजिम किया जाए कि भाई ये आपने ये सोलर सिस्टम लगाना है। इस तरह हम बड़े मेगा डैम्स से भी बच जाएंगे। जाहिर है कि हमें फिर भी मेगा डैम्स की जरूरत तो रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है। तो यही सूरत हाल अगर गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ले आए और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से या फेडरल गवर्नमेंट के जरिए से एक प्रोसेस चलाकर उसको अब गिलगित बल्तिस्तान में देखिए कि कितने रिजॉर्ट्स हैं, कितने होटल्स हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म का, और हर दूसरे दिन लोग कह रहे होते हैं कि सर बिजली नहीं आती और ये फला नहीं है तो टूरिज्म क्या होगा।
मैं बार बार अपने जो टूर ऑपरेटर्स हमारे दोस्त हैं या रिजॉर्ट्स चलाते हैं उनको कहा, यही प्रमोट करता हूं कि भाई आप जाहिर है कि विंड एनर्जी तो वहां अपने लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर आपके करीब से कोई नेचुरल स्ट्रीम पूरे प्रेशर के साथ गुजर रही है तो आप अपने लिए और चंद दूसरे जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं आपके इर्द गिर्द, उनके लिए आप हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। छोटे सिस्टम के साथ आप कंट्रीब्यूट करें, चारों पांचों जितने भी वहां पे नजदीक जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं, घर हैं, मकान हैं या रिजॉर्ट्स हैं, वो कंट्रीब्यूट करके अपनी बिजली बनाए, 24 घंटे अय्याशी करें। मसला क्या है? एक दफा की इन्वेस्टमेंट है। सोलर पैनल्स भी एक दफा की इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पिछली गवर्नमेंट ने एक जो मुतारिफ कराया था कि आपका जो सोलर बिजली पैदा होती है वो आपके मीटर के साथ कनेक्ट होगी और जो जितनी आपको चाहिए होगी वो उतनी आप कंज्यूम कर लें, बाकी जो है वो आपके उसमें अकाउंट में चली जाएगी। और उसका उन्होंने यूनिट काफी सस्ता रखा था, जबकि खुद वो बहुत महंगी बिजली देते हैं। तो एक मेरी और तजवीज है आज इस तजवीज के साथ कि वो जो पॉलिसी पिछले 2-3 सालों के अंदर जो अनाउंस की गई थी उसको बदला जाए। अब यह है कि जितने यूनिट आप कंज्यूमर से बिजली लेते हैं, आप उसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट करके आप कंज्यूमर को मत बताएं, हाउस होल्ड को मत बताएं कि हमने आप के 100 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से लेके तो इतने के आपको वो बन गए हैं और 50 रुपए के हिसाब से हम आपको बिजली दे रहे हैं तो इतने नहीं। जितने यूनिट आप एक हाउस होल्ड से ले रहे हैं, यूनिट टू यूनिट काउंट करें कि आपसे 100 यूनिट लिए, जब आपको जरूरत पड़ी 100 यूनिट हमने आपको वापस कर दिए। तो लिहाजा कोई अगर एडिशनल कोई इस्तेमाल करे, हाँ, उसका फिर जो भी आपका कमर्शियल टैरिफ है या जो हाउस होल्ड टैरिफ है उसके मुताबिक आप ले लें। तो ये जो दो बातें हैं, इनको पूरे मुल्क में प्रोपेगेट करने की जरूरत है और पॉलिसी मेन स्ट्रीमिंग की जरूरत है कि इसमें बहुत सारे लोग आए इस चीज को। अभी हमने कोई हफ्ता 10 दिन पहले सुना तो है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ सोलर एनर्जी के हवाले से कोई पॉलिसी लेके आना चाहते हैं। लेट्स सी, अगर उन तक मैंने कई दफा इस बात को उठाया है कि ये किस्तों वाले सोलर पैनल्स का जो है, फिर अगर एक गांव है और आपके और वहां पे कितने इतने दूर दूर गांव हैं, बाज आपके जो गांव हैं उसके अंदर 20-30 घरों से ज्यादा घर नहीं होते, 40 घर या 100 घर इससे ऊपर नहीं होते। अब वहां पर ऐसा है कि जो स्मॉल हाइडर इसकी जो वो पानी से बिजली पैदा करने के ना डिफरेंट उसके वो हैं तरीकेकार हैं। आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितनी आपको जरूरत है उसके मुताबिक वहां पे दरिया के किनारे आप लगा दें और मुफ्त में बिजली हासिल करते जाएं। आपको वापडा की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा हौसला करके एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा और एक कलेक्टिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो आपकी लोकलाइज्ड हो, लोकल कलेक्टिव अप्रोच। अगर इसी तरह तो मैं ये समझता हूं कि बिजली का बहुत सारा मसला जो है हल हो जाएगा और बहुत सारे मसाइल जो बिजली ना होने की वजह से होते हैं वो भी हल हो जाएंगे। अच्छा तो मुनीर साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह आपने कहा शहबाज शरीफ साहब वाकई वो बारहा कह चुके हैं कि मैं कर्ज़ों के ऊपर सोलर सिस्टम देने के हवाले से बात करूंगा और पॉलिसी की अनाउंसमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन सर ये फरमाइएगा, आपने जहाँ हाउस होल्ड के हवाले से बात की तो ये सारी तजावीज़ तो हाउस होल्ड को लेकर होगी, बिजली क्राइसिस और इंडस्ट्री के लिए कितना मुफीद देखते हैं आप कि ग्रीन एनर्जी को और इन सोर्सेज को हम इस्तेमाल करते हुए अपनी इंडस्ट्री की फ्लोरिशमेंट के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अब देखो एहसन, बात यह है कि अगर एक टेक्सटाइल मिल है वो कितने इलाके के ऊपर फैली हुई है, कम से कम एक छोटी टेक्सटाइल मिल भी 2-4 एकड़ के ऊपर, 5 एकड़ के ऊपर होती है और उनके जो अपना जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कंस्ट्रक्शन होती है, वो हॉल कह लें या वो जगह भी काफी बड़ी होती है, फिर उनके अपने ऑफिसेज वगैरह की जगह भी होती है और उनके ऊपर छतें भी होती हैं। तो अब आप ये देखें, और छतें जो हैं टैक्स इस तरह की जो इंडस्ट्री की के लिए कुछ जगह चीज बनाई जाती है बिल्डिंग,
वो उसकी छतें काफी ऊंची होती हैं, तो आप उसके ऊपर अपने पैनल्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरह जो बाज छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको डेफिनेटली ये मसला वो अपने आप हल कर सकते हैं। अगर बैंक से लोन मिलते हैं उनको, तो डेफिनेटली दे वुड लव टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, अब दूसरी बड़ी बात ये है, एनर्जी क्राइसिस को हल करने के लिए हमारा जो क्राइसिस है, डेली शॉर्टफॉल कितना होता है? वो 7,000 8,000 मेगावाट होता है। और अगर हम सोलर सिस्टम को सिर्फ टैप कर लें तो 55,000 मेगावाट की इजाफी आमदनी, वो जो एनर्जी है वो हासिल हो सकती है। और उसकी वजह से जो इस सिस्टम को चलाने के लिए लोग मौजूद सिस्टम को होंगे, जो चलाने के लिए बेचने बहुत वाले ज्यादा हैं, मुआविन इंस्टॉल होगी, करने बहुत वाले हैं, ज्यादा मुआविन मेंटेनेंस होगी। करने वाले हैं, मुनीर साहब उनकी ब्रेक ले आमदनी रहे में भी इजाफा हो जाएगा। हैं, ब्रेक ले रहे हैं, आप यहीं से बात का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। एनर्जी क्राइसिस के हवाले से बात हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के एनर्जी क्राइसिस भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर कुदरती वसाइल का जो ज़ख़ीरा है वो बहुत ज़्यादा है और कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात और माहिर सियाहत हैं। मुनीर साहब, जिससे आपने पहले इंडस्ट्री के हवाले से भी बात की कि ग्रीन एनर्जी जो है इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा मुआविन और मददगार होगी ब्रेक से पहले, तो सर ये फरमाइएगा कि अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी पीक्स हैं, तो क्या आपको वहां कुछ ऐसे इलाके नज़र आते हैं जहां पर हम विंड एनर्जी को स्कोप दे सकते हैं, विंड एनर्जी के हवाले से इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे सकते हैं? अच्छा, बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान एक तो पहाड़ी इलाका है, और उनकी मैंने जैसे कहा कि जहाँ पे दो वैलीज कर्व बनाती हैं तो वहाँ पे विंड प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि उसकी बुनियाद के ऊपर आप कोई इंडस्ट्री चला सकेंगे। लेकिन यह है कि किसी गांव को उसके ऊपर या छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको बिजली फराहम की जा सकती है। लेकिन यानी वहां पर जो मौजूद रिजॉर्ट्स हैं और जो होटल्स हैं उनके लिए तो किसी हद तक आप उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। मिल सकती है। लेकिन जो विंड एनर्जी है वो महंगी है अपनी पानी से जो आप बिजली पैदा करते हैं, या हाइड्रो सूरज पावर के की मुकाबले तवानाई में। से जो बिजली पैदा, तो ये अगर वो अडॉप्ट कर लिए जाएं तो वो जरा सस्ते सॉल्यूशंस भी हैं। विंड एनर्जी की जाहिर है कि पूरा कॉरिडोर डेवलप करना, फिर उसे बिजली पैदा करना, फिर उसकी सप्लाई के लिए आपको जाहिर है कि पूरा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ना, कि सप्लाई चेन जो उसकी वो है बनती है कि इधर से बिजली पैदा हो रही है, फिर उसके लिए आपको लाइनें लगानी पड़ेंगी, फिर आपको कहीं, तो वो जरा थोड़ा एक्सपेंसिव है। लेकिन सोलर को और हाइड्रो को इसको हम इस्तेमाल वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सबसे बड़ा मसला है वो वापडा के साथ है। वापडा की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी हैं, और जिनकी वजह से 35-40% लाइन लॉसेस होते हैं। अगर सिर्फ वो रोक लिए जाएं तो मैं समझता हूं कि जितना पैसा आप इंटरनेशनल पावर प्लांट्स को दे रहे हैं, अगर वो वहां पे अपने लाइनें, जो ट्रांसमिशन लाइंस को तब्दील करने में अगर आप लगा दें तो आपका वो मसला भी हल हो सकता है। जाहिर है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा इंडस्ट्रीज हैं, उनको तो हाई वोल्टेज चाहिए है जो वापडा ही फराहम कर सकता है। तो ये एक सूरत हाल भी है। तो मेरा ये ख्याल है। फिर दूसरी बात यह है कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमारे यहाँ यूपीएस वगैरह का बड़ा हमने रखे हुए हैं, और एक यूपीएस को रिचार्ज होने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जितनी आप कंज्यूम करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर आप 100 यूनिट कंज्यूम करके अपना यूपीएस रिचार्ज करते हैं तो 50 या 60 यूनिट आप उसके इस्तेमाल करते हैं, बाकी यूपीएस के उसमें आपके वेस्ट हो जाते हैं। ये भी एक क्राइसिस है, और ये इसको भी देखने की जरूरत है। बहरहाल अब कुछ बैटरीज बेहतर भी आ रही हैं जिसकी वजह से ये शायद जो लॉस है बिजली का वो कुछ कम हो चुका होगा।
लेकिन फिर भी हर शख्स को एनर्जी में खुद कफील होना चाहिए, उसके अच्छा घर के ऊपर पैनल्स लगे होने चाहिए। मुनीर साहब ये फरमाइएगा, जैसा आप कह रहे हैं कि हर शख्स को एनर्जी में खुद कफील होना चाहिए, लेकिन इसके लिए स्ट्रेटजीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आवाम में कैंपेन्स चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कितना मौसर देखते हैं आप उन कैंपेन्स को जो इस वक्त सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के हवाले से जो इन तमाम शाखों को लेकर चल रहा है, जिसे ग्रीन एनर्जी का हम नाम दे रहे हैं, उन कैंपेन्स को किस तरीके से मुफीद बनाया जा सकता है? देखें, वफाक में एक इदारा मौजूद है, ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। पहले तो उसको असेस करना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस को असेस करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। गवादर में विंड एनर्जी कॉरिडोर्स बन रहे थे, वो किधर गए? सोलर पैनल्स चोलिस्तान में, थरपारकर में और कहां कहां पे नहीं स्टैब्लिश हो रहे थे, और उसके ऊपर मिलियंस डॉलर्स भी आए थे, वो किधर गए? पहले तो ये इन मामलात को देखा जाना बहुत जरूरी है, और फिर बाद में बात आएगी कि आप पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कितनी चला रहे हैं और वो कितनी मौसर है। सबसे पहले तो ये जो मैंने जैसे कहा कि सरकार के इदारों में गवर्नेंस के बहुत बड़े इश्यूज हैं, और जो पैसा आता है वो इस तरीके से खर्च किया जाता है कि शायद उस तरीके से हम अपना पानी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये थोड़ा सा इसको भी देखा जाना जरूरी है कि वो जो कॉरिडोर्स बन रहे थे सोलर के और विंड के, वो किधर गए हैं। तो बहरहाल ये लेकिन हमें अभी तक तो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या इस तरह की जो जिनको हम ग्रीन एनर्जी अवेयरनेस कैंपेन कह सकते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का लोग, कोई मेरे जैसे आप जैसे इसके ऊपर बात करते हैं, वो बहुत सारी आवाज़ों और बहुत सारे शोर के दरमियान में दब जाती है। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर इक़दामात उठाने की बात की है। जैसे मैंने कहा कि कुछ रोज़ पहले हमने शहबाज शरीफ साहब का ही बयान देखा था कि इसके ऊपर वो कोई पॉलिसी बनाएंगे सोलर एनर्जी की प्रमोशन की। अल्लाह करे वो जल्दी बन जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कॉस्ट रहता है उसकी वजह से बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज दब जाती हैं। अच्छा मुनीर साहब, गिलगित बल्तिस्तान में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाती है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से हम बहुत सारे प्लांट्स लगाकर एनर्जी क्राइसिस के ऊपर काबू कर सकते हैं, अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एनर्जी क्राइसिस से बचा सकते हैं। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि वहाँ पर भी ये ताख़ीरी हरबे और यही गवर्नेंस है या फिर कुछ और मसाइल हैं? यार, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके यहाँ जो सूबाई हुकूमतें बनती हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनमें गवर्नेंस का फुकदान वफाक और सूबों से ज़्यादा है। हालांकि देखें, चलें, पंजाब बड़ा सूबा है, बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, आपका तो छोटा सा गिलगित बल्तिस्तान है। अब छोटे से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी कितने चंद लोग जो आते हैं, उनको तो अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। अब वहां जो पैसे जाते हैं, अब वो किधर जाते हैं, आप लोगों के उनसे सवाल करना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे हाइड्रो पावर की आपने बात की है, बहुत उसके अंदर इम्कानात मौजूद हैं। आपके पास अताबाद लेक, इतनी बड़ी लेक बन गई है, अब उसका पानी जो है वो वहां पर मौजूद है, या जाहिर है कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो उनके नीचे जो उसका पानी के अखराज का जो बंदोबस्त किया गया है, अगर उसको थोड़ा सा बढ़ाकर और उनके आगे 100 आप हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, 150 पावर प्लांट्स भी लग सकते हैं। अभी दूसरी तरफ नेपाल में ग्लेशियर लेक्स बनती हैं, और वो क्या करते हैं कि उनमें से पानी के अखराज का उन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है, और उस पानी का अखराज जो है वो इतनी तेजी से होता है, वो उसके सामने उन्होंने हाइड्रो पावर स्मॉल प्लांट्स बाज़ जगहों पे लगाए हुए हैं, और उससे उनकी बिजली पैदा होती है, और वो आगे जो नज़दीकी हाउस होल्ड्स हैं उनको मिल जाती है। लेक भी नहीं फटती, जैसे हमारे शिशपर लेक, ग्लेशियर लेक फटी थी, और कितना वहां पे नुकसान हुआ। 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स जो बड़े थे वो तबाह हुए, 2 पुल तबाह हुए, उसके बाद जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रास्ते में आया
ऐसे वो सारा तबाह बर्बाद हुआ। हम्म। क्या हमारी जो इस वक्त 52 या 57 इतना कोई है, 50+ ग्लेशियर लेक्स हैं जिनके फटने के चांसेस 150% हैं। हम्म। लेकिन लेकिन मुनासिब स्ट्रेटेजी हम नहीं है। दूसरे तरीके करते हैं, लेकिन उन उस पानी को, उन लेक्स को फटने से बचाने का जो सिक्का राजुल वक्त तरीके मौजूद हैं, हम्म। हम उसको नहीं इस्तेमाल करते। हालांकि हमारे पास ग्लेशियर लेक्स के हवाले से ग्लाफ प्रोजेक्ट भी मौजूद है पिछले चंद सालों से, जो बहुत इनएफिशिएंसी का भी शिकार है और बहुत सारे उसके ऊपर यानी उंगलियां मुनासिब भी उठ रही मुनासिब हैं। स्ट्रेटजीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद साहब, आप हमारे साथ रहे। माहिर माहौलियात और सियाहत और गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती वसाइल को लेकर ग्रीन एनर्जी के हवाले से बात करते रहे। और नाज़रीन, ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए, मुनासिब इकदाम करते हुए, ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करते हुए एनर्जी क्राइसिस पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान जो वसाइल से माला माल इलाका है, वहाँ पर उन वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए गिलगित बल्तिस्तान के बासियों को एनर्जी क्राइसिस से बचाया जा सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का है जो कि जिसका हमें हमेशा फुकदान नजर आता है, और उस स्ट्रेटजी को अपनाने की ज़रूरत है ताकि आवाम तक जो वसाइल हैं वो अच्छे तरीके से पहुंच सकें और मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान पाइंदाबाद। आइंदा भी इस तरह के बहुत से मसाइल पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। अल्लाह।